हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 6। देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जानेंगे। इन पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में किन किन स्थल रूपों की बात की गई है, कौन कौन से स्थल रूप आते हैं और उन स्थल रूपों का हमारी मानवीय जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है, इन सब बातों को हम यहाँ पे जानेंगे। तो आई होप आप लोगों ने अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा और आप लोग वीडियो को पूरी तरह से आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है हमें यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है हमें। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक इमेज है एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पृथ्वी का एक रूप देख पा रहे हैं। पृथ्वी कहीं भी एक तरह से आप देख रहे होंगे, यानी आप जिस जगह रह रहे हैं शायद वो मैदानी वाला इलाका हो जहाँ पर आप रह रहे हो। तो पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसी है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, यानी कहीं पे पर्वत आपको देखने को मिलेगा, कहीं पठार देखने को मिलेगा, कहीं आपको पर्वत श्रृंखला पूरी है, यानी क्लाइमेट पर्वत ही पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला हो गई, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, कहीं समतल मैदान है, झीलें हैं, नदियाँ हैं, डेल्टा बन रहे हैं, प्रायद्वीप बने हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी पृथ्वी पूरी तरह से एक जैसी नहीं है, जगह जगह पर यानी उसमें भिन्न भिन्न उसके प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट इसी क्रम में हम नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं वो हमेशा जो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हैं, यानी कि आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनी है। कैसे बनी है? एक तो प्रक्रिया ये है कि भाई पृथ्वी की जो आंतरिक यानी कि आंतरिक प्रक्रिया जो है, यानी आंतरिक क्रियाएं जो हुई हैं पृथ्वी के जो अंदर में गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में आंतरिक क्रियाएं जो हुई हैं, उनके आंतरिक क्रियाओं के उद्गार होने के फलस्वरूप पृथ्वी में तमाम चीज़ें बनी हैं। दूसरी क्रिया होती है मानवीय क्रिया या बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या आ जाता है कि भाई बाह्य या फिर मानवीय गतिविधियां हों, या फिर बाह्य कारकों में क्या होता है कि मान लो मृदा अपरदन वगैरह हो, और भी चीज़ें हो जिनसे, या फिर निक्षेपण हो, इनसे कोई जो है स्थलाकृति बन रही है। तो इन चीज़ों से यानी इन रूपों के जरिए हमारी जो है स्थल रूप तैयार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट इसी क्रम में अब आप नोट करेंगे, स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। देखिए पहला सब पॉइंट है इसमें आंतरिक प्रक्रिया। ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया, और दूसरी है आपकी यहां पर बाह्य प्रक्रिया। यानी आंतरिक प्रक्रिया में क्या आता है, लिख लेना। देखिए आंतरिक प्रक्रिया में लिख लेना, आंतरिक प्रक्रिया में बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। भाई सेकंड सब पॉइंट है आपकी जो बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है कि जो स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया, यानी कि मैंने बताया था अपरदन या निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बाह्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो सेकंड सब पॉइंट पहले का नोट कर लेना कि बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया यानी कि स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया है। कितनी प्रक्रिया है? एक आंतरिक प्रक्रिया है और दूसरी बाह्य प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नोट करके लिख लेना। देखिए पृथ्वी की सतह के जो टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं इसे। पृथ्वी की कोई सतह है ये टूटकर घिस जाती है तो इसे हम अपरदन कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई सतह टूटकर घिस रही होगी तो वहां पर जो वो सतह है नीचे होती चली जाएगी, यानी कि नीचे गर्त में चली जाएगी। तो उस गर्त को भरने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है कि वहां पर अवसाद जमा कर देती है, यानी कि निक्षेपण में विभिन्न जो अवसाद लेके आते, चाहे वो नदी हो, यानी नदी में मान लो नदी है, कोई नदी अवसाद लेके आ रही है और अपने कोई किनारों पर जाके अवसाद को रोक दे रही है, तो क्या हो रहा है वहां पर निक्षेपण हो रहा है। निक्षेपण के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि वहां पर तटों का निर्माण होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे निक्षेपण। निक्षेपण के द्वारा तट बन के तैयार हुए हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में ये लाइन लिख लेना कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। ठीक है, निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, इसी में लिख लेना, निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ठीक है, किसके क्रिया के द्वारा? निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। देखिए इन्हें हाईलाइट कर लेना, अपरदन को और निक्षेपण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आती है आपकी पर्वत। पर्वत क्या होता है? देखिए पर्वत एक आम भाषा में अगर पर्वत हम देख लें, आपके यहीं भी लिखा है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कोई भी खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है, इसको पर्वत कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में यहाँ पे आपके इसी में लिखा है एनसीईआरटी में, तो लिख लेना पर्वत में कि वो 600 मीटर से ऊपर अधिक ऊंचाई वाली कोई खड़ी पहाड़ी है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं पर्वत। ठीक है, ये आप नोट कर लेना इसमें पर्वत में। ठीक है, अब देखिए पर्वत का जैसा कि मैंने बताया था खड़ी ढाल वाली होती है। पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा होता चला जाता है, जबकि आधार जो होता है चौड़ा होता है। और देखिए पर्वत में जैसा कि मैंने बताया था कल आपको कि आपके जो मध्य मंडल तक तापमान में गिरावट होती है, मध्य मंडल के बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तापमान में फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाती है।
वहीं अगर हम पर्वतों को देख लें तो पर्वत में क्या होता है, पर्वत में जैसे जैसे हम, यानी कि ये मान लीजिए आपके सामने ये पर्वत है, यानी कि ये आपका इस तरह से पर्वत है, तो पर्वत में आपको जैसे जैसे आप ऊपर यहाँ बढ़ते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। आप देखते भी होंगे पर्वत जो है बर्फ से ढके रहते हैं, पर्वत जो होते हैं बर्फ से ढके रहते हैं। बर्फ से ढके रहने का मतलब क्या है, ढके रहने का मतलब क्या है कि ऊपर का तापमान माइनस में चला जाता है जैसे जैसे ऊपर उठते चले जाते हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर उठने पर, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे हम उठते हैं तो वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हो जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है हमारा नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट उसमें नोट कर लिया आपने कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले किसी खड़े ढलान वाले इस जगह को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ये तो नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे लिखेंगे यहां पर इसमें सेकंड पॉइंट, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी पर्वत जो होते हैं उन पर बर्फ जमी रहती है और जब वो गर्मी मौसम आता है तो वहां पर बर्फ पिघलती है। बर्फ पिघलने के फलस्वरूप क्या होता है, पर्वतों से तमाम नदियां निकलती हैं, यानी कि पर्वत जो है तमाम नदियों के उद्गार स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी धरातल में तमाम जो फसलें वगैरह हैं उनकी सिंचाई के लिए काम आती हैं वो नदियां, ये आपने जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पर्वतीय जीवन का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे लिए, यानी कि यहाँ से हमें एक तरह से नदियां तमाम प्राप्त हो रही हैं, तमाम नदियां जो पर्वतों से ही निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर, देखिए पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत जो है यानी कि एक रेखा के क्रम में भी ये सुव्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला के रूप में कहते हैं, यानी एक के बाद एक पर्वत, एक के बाद एक पर्वत। तो ये पर्वत का उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पर्वत का उदाहरण है आपके सामने। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपने पर्वत में 1 2 3 पॉइंट तो लिख लिए हैं। अब इसी में चौथा सब पॉइंट है आपका, ये है पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए पहला तो है वलित पर्वत है, दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत और चौथा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, देखिए वलित पर्वत का मतलब क्या होता है, वलित पर्वत का मतलब होता है कि भाई जब कोई 2 सतहें टकराकर वहां पर वलन की स्थिति उत्पन्न करती हैं तो वहां पर कोई पर्वत का निर्माण होता है, तो उसे वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब मान लो 2 सतह हैं, मान लो ये सतह एक आ रही है, एक ये आ रही है, अब ये टकरा के या टकराती जा रही है, जहां पर कोई चीज बन के खड़ी हो रही है तो इसे वलित पर्वत बोलेंगे। वलन पड़ने के कारण पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी में ही आपके जो हिमालय हैं और आल्प्स पर्वत हैं, ठीक है, तो ये दोनों वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ये आल्प्स जो पर्वत है वो यूरोप में पड़ता है, तो हिमालय और आल्प्स पर्वत दोनों हैं, ये वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लेना। इसमें देखिए इसमें चौथा पॉइंट आपने डाल लिया है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत। अब इसी में ही चौथे पॉइंट में पहला सब पॉइंट डालेंगे इसमें, वलित पर्वत। चौथे सब पॉइंट में पहला सब पॉइंट है वलित। ठीक है, वलित में जैसा लिख लीजिए आप कि हिमालय तथा आल्प्स जो है, हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। ठीक है, इसी में लिख लेना। इसी में देखिए पहले सब पॉइंट में सब पॉइंट है, यहां पे इस तरह से लिखवा दे रहा हूं। देखिए भारत में सबसे पुराना जो वलित पर्वत है, भारत की जो अरावली श्रृंखला है, ठीक है, यानी कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं आपको आज ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो कि राजस्थान से लेकर जिसका विस्तार दिल्ली तक हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहले सब पॉइंट और चौथे का पहले सब पॉइंट, वलित में ही पहला सब पॉइंट, पहले सब पॉइंट में ही सब पॉइंट है कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके अलावा इसी में सेकंड सब पॉइंट नहीं, पहले सब पॉइंट का ही सब पॉइंट, चौथे पॉइंट का पहले सब पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट है। इसी में डबल वेन एरो बना दिया है इसी में कि उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, यानी कि इसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन है या रूस का यूराल पर्वत है, ये दोनों भी पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाह रहा था, चलिए वो बाद में बता दूंगा। पहले अब जानते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, यानी कि आपकी चौथे पॉइंट में सेकंड सब पॉइंट आ गया आपका। भ्रंशोत्थ का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक बड़ा भाग जो है टूट जाता है और वो टूट कर एक ऊर्ध्वाधर रूप में, खड़े खड़े रूप में स्थापित हो जाता है, तो उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। ठीक है,
वैसे भ्रंशोत पर्वत में यहाँ पर जो लिखा है और यहाँ पर दिखाया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर कैसे बता दूंगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई हिस्सा मान लो नीचे बैठ जा रहा है, यहाँ पे दिखाया गया कोई हिस्सा मान लो नीचे बैठ गया, कोई हिस्सा जो है भ्रंश पड़ने पर ऊपर उठ गया, तो ऐसे करके भ्रंशोत का निर्माण हो रहा है। जबकि परिभाषा यहाँ पे कुछ अलग ही कह रही है, ठीक है। यानी कथनी करनी यहाँ पर एनसीईआरटी की भी अलग अलग चल रही है, लेकिन रीजन यही है भ्रंशोत का। ये जो इमेज है वो इमेज जो है भ्रंशोत का सही एग्जाम्पल दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। यानी भ्रंशोत में क्या होता है, जब कोई भ्रंश जो है नीचे बैठता चला जाता है और दूसरा भ्रंश जो है जमीन से ऊपर उठता चला जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भ्रंशोत पर्वत कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भाषा है वही लिख लीजिए कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। सेकंड में ही सब पॉइंट है, सेकंड में ही सब पॉइंट है, पहला सब पॉइंट ए सब पॉइंट है, सेकंड में ही ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका यानी भ्रंश कहा जाता है, ठीक है। यानी ऊपर जो उठे हुआ जो खंड है उसे क्या कहेंगे हम, उत्खंड यानी हास्ट, और नीचे धसे हुए खंडों को हम क्या कहेंगे, द्रोणिका, ठीक है। यानी कि द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी में ही सेकंड सब पॉइंट में बी सब पॉइंट में लिख लेना आप, जो यूरोप का राइन घाटी है और वाजियस पर्वत है वो इस पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। यानी यूरोप का कौन कौन से पर्वत है, यूरोप की राइन घाटी है और वाजियस पर्वत जो है वो भ्रंशोत पर्वतों के उदाहरण है, ठीक है। देखिए ये चैप्टर आपके लिए अति ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं इससे प्रश्न पर्वतों के संबंध में, ठीक है, पठारों के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। अब चौथे पॉइंट में आपकी थर्ड सब पॉइंट आएगा चौथे पॉइंट का, जो ज्वालामुखी पर्वत है इनका निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। तो यहां पर अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है और जापान का फ्यूजियामा, तो ये जो है ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं, ठीक है। यानी क्या है, ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं, अब तक तो ये स्थल पर पर्वतों की बात हो गई। क्या आपको पता है कि जल के अंदर भी पर्वत होते हैं, यानी महासागरों के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं। तो महासागरों में पर्वत पाए जाने की एक उदाहरण आपके सामने ये है, ये आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस वाले पे पॉइंट पे भी, कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत यानी जिसे हम हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं, सागर की सतह से नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो यानी ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, यानी कि समुद्र के जो तल से ऊंचाई मापी गई है, समुद्र के तल से ऊंचाई मापी गई है, ठीक है। समुद्र के जो जमीनी तल है समुद्र का उससे ऊंचाई मापी गई है, उसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर यानी एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ये नोट में आप लिख लेना, ठीक है। यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवा यानी से हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, सागर की सतह के नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर यानी एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी आपसे कहीं पूछा जाए क्या जल में भी पर्वत पाए जाते हैं, जी हाँ, जल में ही पर्वत पाए जाते हैं और जल में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, मोनाकी पर्वत है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई। अब देखिए जो पर्वत हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे क्या क्या कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं सरसरी नजर डाल के। पहली बात यह है कि तमाम नदियों का उद्गार स्थल पर्वतों से ही होता है। दूसरी बात यह है कि पर्वतों पर तमाम तरह की जो है हमारी परियोजनाएं वगैरह लगाने की जो, यानी क्योंकि जल जो है एकदम तेज फ्लो के साथ आता है, तेज धारा के साथ भाव के साथ आता है, तो वहां पे तमाम बिजली परियोजना लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा वहां पर वन कवरेज भी बहुत अच्छा खासा होता है, यानी तमाम औषधियां जो है पर्वतों पर पाई जाती हैं, ठीक है। जड़ी बूटियां पर्वतों में पाई जाती हैं और तमाम विविधता यानी जब जड़ी बूटियां होंगी तमाम वन होंगे तो वहां पे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो यानी कि एक तरह से पर्वत जो है तमाम जो क्रियाएं हैं यानी कि तमाम चाहे जीव जंतु की दृष्टि से हो या वनस्पति की दृष्टि से हो यानी प्रचुर मात्रा में भरपूर स्थान है, ठीक है। यानी भरपूर स्थान है हर तरफ से, यानी कि ईंधन भी हमें अच्छा खासा प्राप्त होता है उनसे। इसके अलावा वहां पे जो पर्यटक हैं, पर्यटकों का घूमने का भी एक अच्छा खासा स्थान है, ठीक है। यानी कि जो पर्यटक जाते हैं पर्वतों, पर्यटक वहां पे तमाम खेल जैसे खेलते हैं, जैसे क्या क्या खेल, जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, हैंग ग्लाइडिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है, स्कीइंग होती है, यानी स्कीइंग जो होती है बर्फ पर फिसलना, इसे स्कीइंग बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इनके प्रचलित खेल है। रिवर राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक नाव होती है, नाव में 7-8 लोग बैठे होते हैं और तेज जो होते हैं पताका से नाव चलाते हैं, ठीक है, उसे रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। पैराग्लाइडिंग आप जानते होंगे, पैराग्लाइडिंग आप अच्छे से जानते हो कि पैराग्लाइडिंग का मतलब होता है कि मोटर ग्लाइडर वगैरह होता है या हैंग ग्लाइडर होता है, या फिर एकदम जो लोग उड़ते हैं, यानी कि पीछे से आपने देखा होगा ग्लाइडर बंदा होता है, तेजी से भागते हुए उड़ते हैं और धीरे धीरे आकाश में उड़ते चले जाते हैं, उसे पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। हैंग ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी से टंग के उड़ना, ठीक है, उसे हैंग ग्लाइडिंग बोलते हैं। तो ये कुछ खेल हैं जिन्हें लोग खेलते हैं। देखिए लिखना जरूरी नहीं है, बस समझ लीजिए क्या क्या पर्वतों का हमारे लिए महत्व है, ठीक है। आपने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे आपने नोट कर लिए हैं।
अब जो क्या महत्व है वो आपको लिखना जरूरी नहीं है, अपने माइंड में स्पष्ट रखिए कि पर्वत हमें क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या पर्वतों से मिल रहा है, किस प्रकार से लिए हमारे लिए उपयोगी हैं, ये सब बातें अपने माइंड में रखिए। अब बात करते हैं पठार। देखिए पठार क्या होता है। पठार एक उठी हुई एक सपाट भूमि होती है, यानी पठार जो होता है पर्वतों की तरह एकदम ऊर्ध्वाधर रूप से या शंक्वाकार रूप में निकला हुआ नहीं होता है, ठीक है, खड़े रूप में नहीं होता है, नुकीला नहीं होता है ऊपर से चोटी शिखर वगैरह उसका। ये केवल क्या होता है, सपाट भूमि होती है। बस फर्क ये होता है, मान लीजिए कि हमारा ये भूमि का ये पार्ट है, अब भूमि के पार्ट में ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से उठा हुआ पार्ट है, ये इस तरह से पार्ट जो है उठ गया है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या बोला जाएगा, ये हिस्सा जो बोला जाएगा ये बोला जाएगा पठार हमारा, ठीक है। तो ये पठार में नोट कर लेना भैया कि पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, ठीक है। इसमें लिख लेना पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। ये आपका पहला पॉइंट आप बना लेना, ठीक है। अब देखिए पठार भी नए पुराने होते हैं, पठार भी जो होते हैं वो नए पुराने होते हैं। जैसे भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है, तो यहां पे सेकंड पॉइंट यहां नोट कर लेना कि भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इस सेकंड का ही सब पॉइंट नोट कर लेना, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी यानी युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। ये सेकंड का सब पॉइंट है, किसका, पुराने पठारों के उदाहरण है ये। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे यहां पर आप। थर्ड पॉइंट आपका ये वाला है, देखिए तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके आगे भैया इंपॉर्टेंट लगा लेना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई जो है जो समुद्र तल से लगभग 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है पठार में कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है आपका तिब्बत का पठार है, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पठारों का महत्व तुम्हारे लिए क्या है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया पहाड़ों का महत्व किस प्रकार से, नदियों का स्रोत है, ठीक है। देखिए एक बार को महत्व के रूप में लिख लीजिए, जैसे पहाड़ का महत्व डाल के थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे बीच में, जैसे लिख लेना नदियों का स्रोत यानी नदियों के उद्गम का स्रोत, ठीक है, वनस्पति तथा जीव जंतुओं का निवास स्थल, ठीक है, और प्राकृतिक वन संपदा, ठीक है, यानी वन संपदा की दृष्टि से भरपूर, ठीक है। इसके अलावा पर्यटन का स्थल। इस तरह से 4-5 पॉइंट आप महत्व में डाल दीजिए, आप समझ जाएंगे 4-5 पॉइंट से ही। मैंने एग्जांपल आपको देखिए समझा दिया है, जैसे आप डाल दीजिए नदियों के उद्गम का स्रोत, ठीक है, वनस्पति जीव जंतु की विविधता, ठीक है, जो है यहाँ पे आप डाल दीजिए प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर मात्रा में भरपूर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डाल दीजिए पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इस तरह से आप महत्व आप बता पाएंगे। ये मैंने आपके माइंड में एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अब वहीं आपके पठार जो होते हैं खनिज दृष्टि से यानी खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिकतर जो खनिज हैं वो पठारों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसमें आप पठार में महत्व आप लिख लेना, पठार का महत्व। पहाड़ वाला तो महत्व मैंने आपको बता दिया, उस तरह से आप नोट कर लेना पहाड़ का महत्व। देखिए आप इस तरह से डिपेंड मत रहा करिए मुझ पे कि मैं ही सर जो जैसे मयंक सर जो लाइन बोलेंगे वही ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी भाषा में भी अगर आपको सिंपल लगे कि भाई जैसे कोई लाइन है, मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे वो लाइन याद रहेगी, और यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं यानी एवरेज है या एवरेज से बिलो है, उन्हें लगता है कि भाई हम ये लाइन भूल सकते हैं, तो वो आप लिख लीजिए। इसके लिए मयंक का ऑर्डर का इंतजार मत कीजिए, आप लिख लीजिए उस लाइन को, ठीक है। तो इसमें महत्व में आप लिख लीजिए कि जो पठार हैं वो खनिजों की प्रचुरता यानी पठार जो है वो लिख लेना कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है, यानी पठार खनिजों की प्रचुरता यानी पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। महत्व में पहला पॉइंट यही है इसी में कि पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है, ठीक है। इसी में महत्व में सेकंड पॉइंट, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसी में सेकंड का सब पॉइंट, भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये पठार का महत्व हो गया। देखिए महत्व वाली सब हेडिंग इसी में बना लेना पठार में ही, ठीक है। यानी पठार खनिजों की दृष्टि से यानी पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है पठारों में, ठीक है। सेकंड पॉइंट विश्व में यानी कि यहाँ पर अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में छोटा नागपुर का पठार जो है लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यानी पठार जो है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पठारों में भी कुछ नदियां निकल रही हैं, ठीक है। नोट करके यहां लिख लेना, आप ये चीज जो है नोट करके लिख लेना। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, ठीक है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी ऊंचाई मैंने बताया था काफी ऊंचाई होती है पठारी क्षेत्रों में, समतल हिस्सा बेशक होता है लेकिन ऊंचाई काफी होती है। जैसे भारत में यहां पर देखिए लिख लेना, यहां पे
नोट में देखिए ये लाइन मत लिखना, ये वाली लाइन यहाँ पे नोट में मत लिखना, यहाँ से लिख लेना आप ये वाली लाइन कि भारत में छोटा नागपुर पठार पर सुवर्ण रेखा नदी है एक आपकी, इस पर हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। ठीक है, यानी पर्वत से पठारों से निकलने वाली नदियों जो जलप्रपात हैं वो इसके उदाहरण हैं आपके। ठीक है, तो नोट में लिख लेना भारत में छोटा नागपुर पठार पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात पठारी जलप्रपातों के उदाहरण है। इस प्रकार के जलप्रपातों के लेकर लिख लेना पठारी जलप्रपातों के उदाहरण है। ठीक है, पठारी जलप्रपातों के उदाहरण है। तो आप अब समझ जाएंगे, आपकी नोट पूरी हो गई। ठीक है, नोट 2 में लिख लेना, यहां पर नोट 2 में आप लिख लेना यहां पर लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। ठीक है, लावा पठार जो है उसमें कौन सी मिट्टी की प्रचुरता होती है? काली मिट्टी से हाईलाइट कर लेना काली मिट्टी को। ठीक है, लावा पठार जो होता है, लावा के द्वारा ज्वालामुखी की लावा से जो पठार बनता है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। ठीक है, ये नोट 2 में लिख लेना आप। अब बात करते हैं मैदान। देखिए मैदान के बारे में आप अक्सर सब बातें जानते हैं कि मैदानों का निर्माण किससे होता है। मैदानों का निर्माण जो है, जो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी जो होती है, अवसाद जो होता है, उसके जमा निक्षेपण करने से मैदानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो मैदान के बारे में आप जानते हैं। तो ये देखिए मैदान में आप पहला पॉइंट यहीं लिख लीजिए कि ये जो है, यानी कि ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, यानी समुद्री तल से 200 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में नोट कर लेना, यानी ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। ठीक है, अधिकांश मैदान जो है नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनी है। इसी में लिख लेना सेकंड का सब पॉइंट, नदियां अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है, और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। यानी कि जो नदियां होती हैं, नदियां जो होती हैं वो तमाम जगह से कुछ चीज़ों का कटाव करके लाती हैं, यानी अपरदन करके लाती हैं और बाद में वहीं किनारों पर निक्षेपण कर देती हैं। तो उनसे क्या होता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपका सेकंड का सब पॉइंट यही है कि नदियां अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। ठीक है, इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हीं से मैदानों का निर्माण होता है। अब देखिए मैदान के संदर्भ में आप जानते होंगे मैदान हर तरह से उपयोगी है, चाहे वो निवास स्थान की दृष्टि से हो, चाहे जनसंख्या के बसाव की दृष्टि से हो। ठीक है, हर जगह से महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए यहां पर कुछ हम उदाहरण आपको दे रहे हैं इसमें। थर्ड पॉइंट आप लिख लेना इसी में, एशिया में स्थित भारत में, यानी एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। किसके उदाहरण है? मैदानों के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट नोट करेंगे, चौथा पॉइंट। यहां पर मैंने बताया था कि भाई ये उपजाऊ मिट्टी वगैरह यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होती है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होने का रीजन ये है कि नदियां जो होती हैं अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले आती हैं और किनारों पर उसे निक्षेपण कर देती हैं। तो यहाँ पर उपजाऊ मैदान तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं कि भारत में जो है गंगा का मैदान जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सी नदी का मैदान का क्षेत्र सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो आप बता देंगे गंगा नदी के मैदान वाला क्षेत्र जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चौथा पॉइंट नोट कर लेना, भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये तो चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब देखिए यहां पर, अब देखिए ये लिखने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। स्थल रूप एवं लोग, यानी स्थल रूप और लोग का मतलब क्या है कि भाई जो लोग जिन जिन जगहों पर रहते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं या फिर पठारी इलाकों में रहते हैं, उनके सामने, सबके सामने रहन सहन से लेकर हर चीज की समस्याएं अलग अलग हैं। पहाड़ वाले जो होते हैं भाई, जैसे ठंडे आने पर क्या होती है, नीचे वाले स्थानों पर आ जाते हैं। ठीक है, ठंडे आने पर क्या होते हैं, निचले स्थानों पर चले जाते हैं, बाद में जैसी गर्मी आई फिर से अपने पहाड़ों पर चले गए। ठीक है, अब भाई मैदानी इलाकों में क्या दिक्कत होती है? मैदानी इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो, यानी कि पहाड़ी इलाकों में दिक्कत होती है भूस्खलन की, यानी कि वहां पर जो तमाम स्लाइडिंग वगैरह, लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है पहाड़ों में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब भाई जो मैदानी भाग है, मैदानी भागों में क्या होता है, मैदानी भागों में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा मैदानी भागों में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं दोनों लोगों का जीवन जो है, यानी कि चाहे पहाड़ी इलाकों का जीवन हो या पठारी का इलाकों का लोगों का जीवन हो या मैदानी इलाकों के लोगों का जीवन हो, सबका जीवन जो है भिन्न है, सबकी क्रिया विधियां सब भिन्न है। देखिए इन सब के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी किस तरह से भिन्न है, क्या क्या जो है मैदानी इलाकों में कैसे लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में कौन से लोग नीचे आके बसते हैं। ये हमने जब क्लास 9th में हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, क्लास 9th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उसमें ये टॉपिक आया था, मैंने वहां पे आपको बता भी दिया था। ठीक है, लिखवा भी दिया था, तो यहाँ पे हमें ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो चलिए फिर, ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, आपको इस चैप्टर के संदर्भित जो आपके एमसीक्यूज हैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन में अगर लिंक ना मिले तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे दिया है वीडियो का, यानी एमसीक्यू वाली वीडियो का। तो आप इस चैप्टर के एंड होने के बाद कम से कम एक बार उस वीडियो को लगा के जरूर देख लें, यानी एमसीक्यू वाली वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपका इस अध्याय पर स्वामित्व हो जाए, यानी आप इस अध्याय को अच्छे से आप जो है मेमोराइज कर लें, अपने आप को जान जाएं। ठीक है, यानी आप एक बार जरूर देखें एमसीक्यू वाली वीडियो। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, तमाम नए अभ्यर्थी हैं, तमाम मैंने देखा है छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें यही नहीं मालूम कि हमें भूगोल कैसे पढ़ना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है वीडियो। ठीक है, तो इसे आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।